नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मनोविज्ञान से संबंधित है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। यहाँ से तो 30 प्रश्न आते ही हैं सभी टेट में, तो हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि इन 30 प्रश्नों को किस तरह से क्रैक किया जाए, किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। इस पर हम विचार तो करते ही आ रहे हैं। और साथ में अभी जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, यह वीडियो है आपका सामाजिककरण की प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर सामाजिककरण की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, कैसे होता है, इस पे हम लोग अभी बातचीत करेंगे और जानेंगे भी। बाल विकास के अंतर्गत जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या कहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास कल्पना नहीं की जा सकती। यदि समाज नहीं होगा तो किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं होगा। इसीलिए सामाजिकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है तथा यह परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनाना इत्यादि इसमें शामिल है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। सामाजिकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय का महत्वपूर्ण क्या होता है, भूमिका होती हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। यहीं से प्रश्न आते हैं और कहीं से भी नहीं आते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए और इसे अपने दिमाग में बिठा के रखिए। सामाजिककरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक जो हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहला कारक है आपका पालन पोषण, सहानुभूति, सामाजिककरण सामाजिक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड, वंशानुक्रम, परिवार, पड़ोस, स्कूल, बालक के साथी और समुदाय। ये 10 जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पे ही हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला है आपका यहाँ पर कि सामाजिकरण की अवस्थाएं। उसके साथ साथ देखिए एक धर्म भी है, धर्म को भी आप नहीं भूलेंगे। 11 हैं, कितने हैं, 11 हैं। अब सामाजिकरण की अवस्थाएं, इसके बारे में हम जानते हैं। शैशवाकाल पहला है, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रकृति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। किस पर रहता है, तो माता पिता पर। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन के भाव दिखते हैं तथा दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते रहते हैं। दूसरा है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या है, दूसरा है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चों में आक्रामकता, क्या है, आक्रामकता, क्या है, आक्रामकता नहीं है, आक्रामकता है कि प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति। ये कब होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अब तीसरा है आपका उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में अनेक लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। प्रतियोगिता की भावना का विकास, सहानुभूति की भावना का विकास, बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रकृति का विकास, बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास, इसमें ही होता है। किसमें, उत्तर बाल्यावस्था में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है आपका किशोरावस्था। ये जो अवस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रत्येक बार एक ना एक प्रश्न आता ही है। अब ये देखिए, कह रहा है किशोरावस्था में कि सामाजिकरण की जटिल अवस्था। कौन सी अवस्था, तो किशोरावस्था।
समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन इसी अवस्था में करता है बालक। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि ये किशोरावस्था में ही होता है। दूसरा है आपका कह रहा है कि मित्रों के चयन में नवीन मानदंड अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार इस अवस्था में रखते हैं। समान मूल्य तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करना, किसमें? तो किशोरावस्था में। इसे बहुत ही बारीकी से आप लोग देखिए, सुनिए, हो सके तो इसे नोट भी कर लीजिए। यहाँ से तो प्रश्न आने ही आने हैं, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्ता, अब देखिए कह रहा है कि अध्यापक की भूमिका क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हम अध्यापक बनने जा रहे हैं। इस परीक्षा को जो क्वालिफाई करता है वो अध्यापक के योग्य माना जाता है, तो अध्यापक को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है आपका, विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि यह बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को क्या करता है? तीव्र गति प्रदान करता है विद्यालय। और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। देखिए, परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलना, अध्यापक ही शिक्षा के द्वारा बच्चे में वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज व संस्कृति में मान्य होते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि स्कूल से बच्चा बहुत कुछ सीख के अपने समाज में आता है और फिर समाज के रीति रिवाजों को क्या करता है? पहचानता है और उसे फिर क्या करता है? अपने जीवन में उतारता भी है। तीसरा है आपका, स्कूल में खेल प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो निम्नलिखित क्लास के होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर वो सहयोग की भावना भी सीखता है, अनुशासन में कैसे रहना चाहिए उसको भी सीखता है, और सामूहिक कार्य कैसे करना चाहिए वो भी सीखता है। तो इस प्रकार विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। विद्यालय बच्चों में एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करता है जिससे बच्चे के अंदर एक भावना पैदा होती है, जिससे वो अपने समाज में जाकर के बहुत ही अच्छा करता है। चलिए, चौथा है आपका कि बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना उनके सामाजिकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता कौन है? अध्यापक की भूमिका के बारे में अभी पढ़ा। आगे है आपका कि एक और है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सामाजिकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों, किसके? अभिभावक एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं। किसका? सबसे पहले तो अभिभावक, साथ में फिर शिक्षक होता है, क्योंकि दूसरा अभिभावक उनका शिक्षक ही होता है। तथा बालकों के सामाजिकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए जब जाएंगे तो कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ही शरारत करता है तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं पीटेंगे, उसे समझाएंगे और उसे अपने बच्चों की तरह ही उसके साथ व्यवहार करेंगे, जिससे वे आगे चल के आपके मार्गदर्शन पे अच्छा कार्य करेगा। चलिए, दूसरा है आपका परिवार एवं अभिभावक की भूमिका क्या होता है बच्चों के जीवन में, उसके बारे में जानते हैं। कह रहा कि सामाजिकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार व माता पिता का असाधारण महत्व है। यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि सामाजिकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार व माता पिता का असाधारण महत्व है। यह कहा जाता है कि माँ और पिता के संरक्षण में रहने या रहते हुए बच्चा जो सीखता है वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है।
आपसे जो आपका बच्चा सीखेगा उसके पास में यह स्थायी पूंजी होगी। इसलिए हमें अपने बच्चों को या किसी के भी बच्चों को थोड़ा सा अच्छा व्यवहार सिखाना चाहिए। चलिए, बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर काम करने की सीख उसके माता पिता से ही मिलती है। आगे चलकर यह व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग बन जाता है। देखिए, अगला है आपका परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। समायोजन के ऊपर यदि प्रश्न आता है तो आप देख लीजिए, कह रहा है कि परिवार एवं समाज में अपने आप को समायोजन, मतलब अपने आप को ढालना ही क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं। चलिए, अगला है आपका माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्थिरता भी बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव डालता है या पड़ता है। संपन्न परिवारों के बच्चों में सामान्यतः स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। इसके विपरीत निर्धन परिवार के बच्चों में सामान्यतः निर्धनता के कारण ही भावना पनपती है, जिससे वे सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों, एक गरीब परिवार है और एक निर्धन परिवार है, उन दोनों बच्चों की जो मानसिकता है वो थोड़ी सी अलग अलग होती ही हैं। ये हम धरातल पर भी देखते हैं, अपने समाज में भी देखते हैं। चलिए, आगे है आपका मित्र समूह की भूमिका। और मित्र समूह की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्र समूह की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास बाल्यावस्था से ही क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे, अगला है, धीरे धीरे बालकों का संपर्क हम उम्र के साथियों से प्रायः खेल के मैदान, अपने घर का आसपास, स्कूल इत्यादि स्थानों पर ही होता है। बिल्कुल सही। हम उम्र साथियों के साथ प्रायः बालकों में जातिगत भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता, बल्कि वे इस भेदभाव से दूर होकर एक साथ रहते हैं। इस अवस्था में एक साथ खेलते हैं इत्यादि बालकों के समाजीकरण में विकास होता है। अगला है आपका विविधतापूर्ण वातावरण से उनके ज्ञान के स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है, तथा विविधतापूर्ण परिवेश के माध्यम से उनमें क्या होता है? सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। एक दूसरे के भावों को समझने की भावना भी उत्पन्न होती है, एक दूसरों की प्रशंसा करने की भावना भी उत्पन्न होती है। समानता की भावना इत्यादि जैसे कह रहा है कि मित्रिक गुणों का विकास यहाँ पर होता है। समात्रिजक मित्रों की क्या होता है? विकास होता है। सम मतलब एक दूसरे के साथ में, सम अपने जैसे एक छठी क्लास का बच्चा है तो सम एक, या सातवीं क्लास का बच्चा है तो उनके साथ में इनका क्या होता है? ज्यादा विकास होता है। अगला है आपका समाजीकरण में खेल की भूमिका। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है आपका कि बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। दूसरा है आपका कि खेल को बालक ही रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल क्रियाओं द्वारा बालक को स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे उसके समाजीकरण में क्या होती हैं? सहायता मिलती हैं। अगला है आपका सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके खेलते हैं तो उनमें एकता व सहयोग की भावना पनपती है। यही मिलजुल करके खेलने की भावना आगे चल करके मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाता है। तो खेल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के अंदर समाजीकरण के लिए। खेलों के जरिए बच्चों में नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। लगभग खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। यह बालक को अनुशासित होने में सहायता करता है। अब हमने देख लिया कि समाजीकरण में
खेल की क्या भूमिका है। तो आज हमने यहाँ तक बहुत ही बारीकी से जाना। अगला जो मैं टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा वो होगा आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पियाजे और पियाजे और कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।